सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, वैसे भी जीवन में टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। परीक्षा और नो परीक्षा, आपने देखा होगा काम का ढेर क्यों हो जाता है। काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए। और काम करने की कभी थकान नहीं होती है जी। काम करने से संतोष होता है, काम न करने से थकान लगती है। सामने दिखता है अरे इतना सारा काम, इतना सारा काम, और उसी की थकान लगती है। करना शुरू करें। दूसरा, आप कभी कागज पे अपना पेन पेंसिल लेके डायरी पे लिखिए। एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहां बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विषय को देते हैं, और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। मैं पक्का मानता हूं कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं उसी में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं और उसी में खोए रहते हैं। फिर 3 विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो फिर आपको बोझ लगेगा। मैंने 2-2 घंटे मेहनत की लेकिन ये तो हुआ नहीं। और इसलिए आप सिर्फ पढ़ना 2 घंटे ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ने में भी जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विषय है, आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंदगी वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं और अच्छे विषय में खोए रहते हैं। और समय भी तो बहुत जाता है। आपने देखा होगा, आप में से जो लोग पतंग चगाते होंगे, मुझे तो बचपन में बहुत शौक था। पतंग की जो माजा होता है, धागा होता है, वो कभी एक दूसरे में उलझ जाकर के एकदम से बड़ा गुच्छा बन जाता है। अब बुद्धिमान इंसान क्या करेगा? यूं यूं खींचेगा क्या? ताकत लगाएगा क्या? ऐसा नहीं करेगा। वो धीरे से एक एक तार को पकड़ने की कोशिश करेगा कि खुलने का रास्ता कहां है, और फिर धीरे 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 खोलेगा तो इतना बड़ा गुच्छा भी आराम से खुल जाएगा और सारा माजा, सारा धागा एक जैसी जरूरत है वैसा उसके हाथ लग जाएगा। हमें भी उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से सॉल्यूशन निकालना है। और अगर आराम से सॉल्यूशन निकालेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप उसको बड़े ढंग से करेंगे। दूसरा, आपने कभी घर में अपनी मां के काम को ऑब्जर्व किया है क्या? यूं तो आपको अच्छा लगता है कि जैसे स्कूल से आए तो मां ने सब रेडी करके रखा था, सुबह स्कूल जाना था तो मां ने सब तैयार करके रख दिया था। लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि मां का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है? उसको पता है सुबह ये है तो मुझे 6 बजे ये करना पड़ेगा, 6:30 बजे ये करना पड़ेगा, उसको 9 बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा, वो 10 बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा। यानी इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट मां का होता है। और जबकि काम सबसे ज्यादा मां करती रहती है, लेकिन किसी काम में उसको बोझ अनुभव नहीं होता है। थक गई, बहुत काम है, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं करती। क्यों? उसे मालूम है कि मुझे इतने घंटे में ये तो करना है। और जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तब भी वो चुप नहीं बैठती, कुछ न कुछ अपना क्रिएटिव एक्टिविटी करती रहती है। सुई धागा लेके बैठ जाएगी, कुछ तो करती रहेगी। रिलैक्स करने के लिए भी उसने व्यवस्था रखती है।
अगर मां की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है, और टाइम मैनेजमेंट ने 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे ये नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए। किस विषय को कितना टाइम देना है, किस काम को कितना टाइम देना है, और इतना बंधन भी नहीं डालने हैं कि बस 6 दिन तक ये करूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना है। फिर तो आप थक जाओगे। आप ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए समय को, जरूर आपको लाभ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, दीपेश, अदिताभ, कामाक्षी एवं मन्नन परीक्षा में आने वाले व्यवधान पर और इससे कैसे बाहर निकलें, इस विषय पर आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री जी। सबसे पहले तो निर्णय ये करना है कि आप स्मार्ट हैं कि गैजेट स्मार्ट है। कभी कभी तो लगता है कि आप अपने से भी ज्यादा गैजेट्स को ज्यादा स्मार्ट मान लेते हैं और गलती वहीं से शुरू हो जाती है। आप विश्वास करिए, परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी है, आप स्मार्ट हैं। गैजेट आपसे स्मार्ट नहीं हो सकता है। आपकी जितनी स्मार्ट उतना गैजेट का सही उपयोग आप कर पाएंगे। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी गति में नई तेजी लाता है। ये अगर हमारी सोच बनी रही तो मैं समझता हूं कि शायद आप उससे छुटकारा पाएंगे। दूसरा, देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है जी। मुझे कोई बता रहा था कि भारत में एवरेज 6 घंटे लोग स्क्रीन पे लगाते हैं। 6 घंटे। अब जो इसका बिजनेस करते हैं उनके लिए तो खुशी की बात है। जब मोबाइल फोन पर टॉक टाइम होता था तो टॉक टाइम में कहते हैं कि उस समय एवरेज 20 मिनट जाती थी, लेकिन जब से स्क्रीन और उसमें से रील, क्या होता है, एक बार शुरू करने के बाद निकलते हैं क्या उसमें से बाहर? क्या होता है? नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप लोग कोई रील देखते नहीं है? नहीं देखते हैं ना? तो फिर शर्माते क्यों हो, बताओ ना। निकलते हैं क्या बाहर अंदर से? देखिए, हमारी क्रिएटिव उम्र और हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है। हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं। परमात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है, स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है, और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूं। आपने देखा होगा, आप कभी भी देखे होंगे, मेरे हाथ में कभी कोई मोबाइल फोन शायद आप रेयरली कभी देखा होगा, रेयरली। मैंने क्यों अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, जबकि मैं एक्टिव बहुत हूं, लेकिन उसके लिए समय मैंने तय किया हुआ है। उस समय के बाहर मैं ज्यादा नहीं करता हूं। और इसलिए लोग, तो मैंने देखा है, अच्छी मीटिंग चल रही है, बहुत अच्छी, और थोड़ा सा वाइब्रेशन आया तो ऐसे निकाल के देखता है। मैं समझता हूं कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम
इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। मैं एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हूं, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है और उसमें से जो मेरे काम की चीज है उस तक ही मैं सीमित रहूंगा। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता अपने मुताबिक करूंगा। अब मान लीजिए आपने ऑनलाइन डोसा बनाने की बढ़िया रेसिपी पढ़ ली, घंटा लगा दिया, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी कर लिया, पेट भर जाएगा क्या? भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा ना। उसके लिए तो डोसा बना के खाना पड़ेगा ना। और इसलिए गैजेट जो परोसता है वो आपको पूर्णता नहीं देता है। आपके भीतर का सामर्थ्य, अब आपने देखा होगा पहले के जमाने में बच्चे बड़े आराम से पहाड़ा कर देते थे, पहाड़ा बोलते हैं ना, हैं? और बड़े आराम से बोलते थे। और मैंने देखा है कि जो भारत के बच्चे विदेश जाते थे ना, तो विदेश के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कैसे इतना पहाड़ा बोल देता है। अब उसको कुछ लगता नहीं था। अब आप देखिए धीरे धीरे क्या हाल हो गया है, हमें पहाड़ा बोलने वाला बच्चा ढूंढना पड़ता है। क्यों? उसको अब आ गया है, हो गया। यानी हम अपनी क्षमता खो रहे हैं। हमें अपनी क्षमता खोए बिना क्षमता को आगे बढ़ाना, ये हमें कॉन्शियसली प्रयास करना पड़ेगा। अदरवाइज धीरे 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 करके वो विधा खत्म हो जाएगी। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आप को लगातार टेस्ट करते रहें, मुझे ये आता है कि नहीं आता है। वरना तो आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने प्लेटफॉर्म आए हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के चैट पर चले जाएंगे तो आपको दुनिया भर की चीजें बता करके दे देता है वो। अब तो गूगल से भी एक स्टेप आगे चला गया है। अगर आप उसमें फंस गए तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। और इसलिए मेरा तो आग्रह रहेगा कि आप, दूसरा, हमारे यहां आरोग्य का जो शास्त्र है पुरातन भारत में आरोग्य का, उसमें उपवास की परंपरा होती है कि कुछ जरा ऐसा लगता है तो ऐसा करो, आप फास्टिंग करो। कुछ हमारे देश में कुछ रिलीजियस रिचुअल्स में भी होता है फास्टिंग करो। अब वक्त बदल चुका है, तो मैं आपको कहूंगा क्या आप हफ्ते में कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे ये टेक्नोलॉजी का फास्टिंग कर सकते हैं क्या? कि उतने घंटे उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं। आपने देखा होगा कई परिवार होते हैं घर में बड़ा 10वीं 12वीं बड़ा टेंशन शुरू में ही हो जाता है। सारे कार्यक्रम तय करते हैं परिवार वाले, नहीं भाई अगली साल कुछ नहीं है, वो 10वीं में है, वो अगली साल कुछ नहीं है, वो 12वीं में है। ऐसा ही चलता है घर में। और फिर टीवी पे भी कपड़ा लगा देते हैं, हाँ नो टीवी। क्यों? एग्जाम है, 10वीं की एग्जाम है, 12वीं की एग्जाम है। अगर हम इतने जागरूक होकर के टीवी पर तो पर्दा लगा देते हैं, लेकिन क्या हम स्वभाव से तय कर सकते हैं कि सप्ताह में एक दिन मेरा डिजिटल फास्टिंग होगा, नो डिजिटल डिवाइस, मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसमें से जो फायदा होता है उसको ऑब्जर्व कीजिए। धीरे 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 आपको उसका समय बढ़ाने का मन करेगा। उसी प्रकार से हमने देखा है कि परिवार हमारे तो छोटे होते जा रहे हैं और परिवार भी इस डिजिटल दुनिया में फंस रहे हैं। एक ही घर में माँ, बेटा, बहन, भाई, पापा सब रह रहे हैं और एक ही कमरे में वो उसको व्हाट्सएप कर रहा है। मैं आपकी ही बात बता रहा हूं।
माँ भी पापा को व्हाट्सएप करेगी। देखा होगा आपने, घर में सब बैठे हैं साथ में, लेकिन हर अपने मोबाइल में खोया हुआ है। वो उधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है। यही हो गया है ना। मुझे बताइए परिवार कैसे चलेगा जी। पहले तो बस में ट्रेन में जाते थे तो लोग गप्पे मारते थे, अब अगर कनेक्टिविटी मिल गई तो पहला काम यही, जैसे दुनिया भर का काम उन्हीं के पास है, उनके बिना दुनिया रुक जाने वाली है। ये जो बीमारियां हैं, इस बीमारियों को हमें पहचानना होगा। हम अगर इन बीमारियों को पहचानेंगे तो हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। और इसलिए मेरा आग्रह है, घर में भी क्या आप एक एरिया तय कर सकते हैं क्या? परिवार में जाके आज ही तय कीजिए, एक एरिया तय करिए। ये एरिया जो है नो टेक्नोलॉजी जोन, मतलब वहां टेक्नोलॉजी को एंट्री नहीं मिलेगी। वहां आना है घर के उस कोने में तो मोबाइल वहां रखते आओ और वहां आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे। नो टेक्नोलॉजी जोन। घर के अंदर भी एक कोना बना दीजिए, जैसे देवघर होता है ना, भगवान का मंदिर एक अलग होता है कोने में, वैसा ही बना दीजिए। भाई इस कोने में आना है, चलो जाओ मोबाइल बाहर रख के आओ, यहां ऐसे बैठो। आप देखिए धीरे धीरे आपको जीवन जीने का आनंद शुरू होगा। आनंद अगर शुरू होगा तो आप उसकी गुलामी में से बाहर आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for sharing such light-hearted mantra of digital fasting to tackle challenging situations in such an easy manner. माननीय प्रधानमंत्री जी, हिमालय पर्वतमाला में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यूनियन टेरिटरी जम्मू से निदा हमसे आभासी माध्यम से जुड़ रही हैं एवं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। निदा, अपना प्रश्न पूछे। Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. I am Nida of class 10th from Government Model High Secondary School, Sujwa, Jammu. Sir, my question is, when we work hard but do not get the desired result, then how can we put that stress in a positive direction? Respected Sir, have you ever been through such a situation? Thank you. धन्यवाद निदा। माननीय प्रधानमंत्री जी, भगवान कृष्ण के उपदेश की भूमि, खेल जगत में ख्याति प्राप्त नीरज चोपड़ा जैसे विख्यात खिलाड़ियों के प्रदेश हरियाणा के पलवल से प्रशांत आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। प्रशांत, कृपया अपना प्रश्न पूछे। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत है। मैं शहीद नायक राजेंद्र सिंह राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हथीन, जिला पलवल, हरियाणा के कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय का छात्र हूं। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि तनाव परीक्षा के परिणामों को किस तरह प्रभावित करता है। मैं इसमें आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं। धन्यवाद श्रीमान। धन्यवाद प्रशांत। माननीय प्रधानमंत्री जी, निदा और प्रशांत की तरह देश भर के करोड़ों छात्र आपसे परीक्षा परिणाम पर तनाव का प्रभाव इस विषय पर मार्गदर्शन चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए, परीक्षा के जो परिणाम आते हैं उसके बाद जो तनाव है उसका मूल कारण, एक तो हमने परीक्षा देकर के जब घर आए तो घर के लोगों को ऐसे पाठ पढ़ाए कि मेरा तो शानदार पेपर गया है, मेरा तो बिल्कुल 90 तो पक्का है और बहुत अच्छा करके आया हूं। तो घर के लोगों का एक मन बन जाता है और हमको भी लगता है कि वो गाली खानी है तो महीने भर के बाद खाएंगे, अभी तो बता दो उनको। और उसका परिणाम ये आता है कि वैकेशन का जो टाइम होता है, परिवार ने मान लिया होता है कि तुम सच बोल रहे हो और तुम अच्छा रिजल्ट लाने ही वाले हो, ऐसा मान लेते हैं। वो अपने दोस्तों को बताना शुरू कर देते हैं, नहीं इस बार तो बहुत अच्छा किया उसने और बहुत मेहनत करता था, अरे कभी खेलने नहीं जाता था, कभी रिश्तेदार के यहाँ शादी में, वो अपना जोड़ते रहते हैं जैसा मेरा बड़ा बड़ा। और
एग्जाम का रिजल्ट आने तक तो उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया होता है कि बस ये तो फर्स्ट सेकंड के पीछे रहेगा ही नहीं। और जब रिजल्ट आता है 40-45 मार्क, फिर तूफान खड़ा हो जाता है। और इसलिए पहली बात है कि हम सच्चाई से मुकाबला करने की आदत छोड़नी नहीं चाहिए। हम कितने दिन तक झूठ के सहारे जी सकते हैं? स्वीकार करना चाहिए, हाँ मैं आज गया लेकिन मैं एग्जाम ठीक से नहीं गई मेरी, मैंने कोशिश की थी, अच्छा नहीं हुआ। अगर पहले से ही आप कह देंगे और मान लीजिए 5 मार्क ज्यादा आ गए, तो आपने देखा होगा घर में तनाव नहीं होगा। वो कहेंगे अरे तू तो कहता था बहुत खराब गया, तुम तो अच्छे मार्क लेके आए हो। स्टैंडर्ड जो मानदंड है ना, वो सेट हो जाता है, उससे अच्छा दिखता है। इसलिए आपको दूसरा है तनाव का कारण, आपके दिमाग में आपके दोस्त भरे रहते हैं। वो ऐसा करता है तो मैं ऐसा करूंगा, वो ऐसा करता है तो मैं ऐसा करूंगा। क्लास में कोई बहुत ही होनहार बच्चा होता है, हम भी होनहार होते हैं, 19-20 का फर्क होता है। सबसे पहले तो निर्णय ये करना है कि आप स्मार्ट हैं कि गैजेट स्मार्ट है। कभी कभी तो लगता है कि आप अपने से भी ज्यादा गैजेट्स को ज्यादा स्मार्ट मान लेते हैं और गलती वहीं से शुरू हो जाती है। आप विश्वास करिए, परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी है, आप स्मार्ट हैं। गैजेट आपसे स्मार्ट नहीं हो सकता है। आपकी जितनी स्मार्टनेस ज्यादा होगी, उतना गैजेट का सही उपयोग आप कर पाएंगे। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी गति में नई तेजी लाता है। ये अगर हमारी सोच बनी रही तो मैं समझता हूं कि शायद आप उससे छुटकारा पाएंगे। दूसरा, देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है जी। मुझे कोई बता रहा था कि भारत में एवरेज 6 घंटे लोग स्क्रीन पे लगाते हैं। 6 घंटे। अब जो इसका बिजनेस करते हैं उनके लिए तो खुशी की बात है। जब मोबाइल फोन पर टॉक टाइम होता था तो टॉक टाइम में कहते हैं कि उस समय एवरेज 20 मिनट जाती थी, लेकिन जब से स्क्रीन और उसमें से रील, क्या होता है, एक बार शुरू करने के बाद निकलते हैं क्या उसमें से बाहर? क्या होता है? नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप लोग कोई रील देखते नहीं है? नहीं देखते हैं ना? तो फिर शर्माते क्यों हो? बताओ ना, निकलते हैं क्या बाहर अंदर से? देखिए, हमारी क्रिएटिव उम्र और हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है। हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं। परमात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है, स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है, और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूं। आपने देखा होगा, आप कभी भी देखे होंगे, मेरे हाथ में कभी कोई मोबाइल फोन शायद आप रेयरली कभी देखा होगा, रेयरली। मैंने क्यों अपने आप को संभाल के रखा हुआ है?
जबकि मैं एक्टिव बहुत हूं, लेकिन उसके लिए समय मैंने तय किया हुआ है। उस समय के बाहर मैं ज्यादा नहीं करता हूं। और इसलिए लोग तो मैंने देखा है, अच्छी मीटिंग चल रही है, बहुत अच्छी, और थोड़ा सा वाइब्रेशन आया तो ऐसे निकाल के देखता है। मैं समझता हूं कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। मैं एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हूं, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है, और उसमें से जो मेरे काम की चीज है उस तक ही मैं सीमित रहूंगा। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता अपने मुताबिक करूंगा। अब मान लीजिए आपने ऑनलाइन डोसा बनाने की बढ़िया रेसिपी पढ़ ली, घंटा लगा दिया, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी कर लिया, पेट भर जाएगा क्या? भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा ना। उसके लिए तो डोसा बना के खाना पड़ेगा ना। और इसलिए गैजेट जो परोसता है वो आपको पूर्णता नहीं देता है। आपके भीतर का सामर्थ्य, अब आपने देखा होगा पहले के जमाने में बच्चे बड़े आराम से पहाड़ा कर देते थे, पहाड़ा बोलते हैं ना, हैं? और बड़े आराम से बोलते थे। और मैंने देखा है कि जो भारत के बच्चे विदेश जाते थे ना, तो विदेश के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कैसे इतना पहाड़ा बोल देता है। अब उसको कुछ लगता नहीं था। अब आप देखिए धीरे धीरे क्या हाल हो गया है। हमें पहाड़ा बोलने वाला बच्चा ढूंढना पड़ता है। क्यों? उसको अब आ गया है, हो गया। यानी हम अपनी क्षमता खो रहे हैं। हमें अपनी क्षमता खोए बिना क्षमता को आगे बढ़ाना, ये हमें कॉन्शियसली प्रयास करना पड़ेगा। अदरवाइज धीरे 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 करके वो विधा खत्म हो जाएगी। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आप को लगातार टेस्ट करते रहें, मुझे ये आता है कि नहीं आता है। वरना तो आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने प्लेटफॉर्म आए हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के चैट पर चले जाएंगे तो आपको दुनिया भर की चीजें बता करके दे देता है वो। अब तो गूगल से भी एक स्टेप आगे चला गया है। अगर आप उसमें फंस गए तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। और इसलिए मेरा तो आग्रह रहेगा कि आप, दूसरा, हमारे यहां आरोग्य का जो शास्त्र है पुरातन भारत में आरोग्य का, उसमें उपवास की परंपरा होती है कि कुछ जरा ऐसा लगता है तो ऐसा करो, आप फास्टिंग करो। कुछ हमारे देश में कुछ रिलीजियस रिचुअल्स में भी होता है फास्टिंग करो। अब वक्त बदल चुका है, तो मैं आपको कहूंगा क्या आप हफ्ते में कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे ये टेक्नोलॉजी का फास्टिंग कर सकते हैं क्या? कि उतने घंटे उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं। आपने देखा होगा कई परिवार होते हैं घर में बड़ा 10वीं 12वीं बड़ा टेंशन शुरू में ही हो जाता है। सारे कार्यक्रम तय करते हैं परिवार वाले, नहीं भाई अगली साल कुछ नहीं है, वो 10वीं में है, वो अगली साल कुछ नहीं है, वो 12वीं में है। ऐसा ही चलता है घर में। और फिर टीवी पे भी कपड़ा लगा देते हैं, हाँ नो टीवी। क्यों? एग्जाम है, 10वीं की एग्जाम है, 12वीं की एग्जाम है। अगर हम इतने जागरूक होकर के टीवी पर तो पर्दा लगा देते हैं, लेकिन क्या हम स्वभाव से तय कर सकते हैं कि सप्ताह में एक दिन मेरा डिजिटल फास्टिंग होगा, नो डिजिटल डिवाइस, मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसमें से जो फायदा होता है उसको ऑब्जर्व कीजिए। धीरे 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 आपको उसका समय बढ़ाने का मन करेगा। उसी प्रकार से
हमने देखा है कि परिवार हमारे तो छोटे होते जा रहे हैं और परिवार भी इस डिजिटल दुनिया में फंस रहे हैं। एक ही घर में माँ, बेटा, बहन, भाई, पापा सब रह रहे हैं और एक ही कमरे में वो उसको व्हाट्सएप कर रहा है। मैं आपकी ही बात बता रहा हूं ना। माँ भी पापा को व्हाट्सएप करेगी। देखा होगा आपने, घर में सब बैठे हैं साथ में, लेकिन हर अपने मोबाइल में खोया हुआ है। वो उधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है। यही हो गया है ना। मुझे बताइए परिवार कैसे चलेगा जी? पहले तो बस में, ट्रेन में जाते थे तो लोग गप्पे मारते थे। अब अगर कनेक्टिविटी मिल गई तो पहला काम यही, जैसे दुनिया भर का काम उन्हीं के पास है, उनके बिना दुनिया रुक जाने वाली है। ये जो बीमारियां हैं, इस बीमारियों को हमें पहचानना होगा। हम अगर इन बीमारियों को पहचानेंगे तो हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। और इसलिए मेरा आग्रह है, घर में भी क्या आप एक एरिया तय कर सकते हैं? क्या परिवार में जाके आज ही तय कीजिए, एक एरिया तय करिए। ये एरिया जो है नो टेक्नोलॉजी जोन, मतलब वहां टेक्नोलॉजी को एंट्री नहीं मिलेगी। वहां आना है घर के उस कोने में तो मोबाइल वहां रखते आओ और वहां आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे। नो टेक्नोलॉजी जोन। घर के अंदर भी एक कोना बना दीजिए, जैसे देवघर होता है ना, भगवान का मंदिर एक अलग होता है कोने में, वैसा ही बना दीजिए। भाई इस कोने में आना है, चलो जाओ मोबाइल बाहर रख के आओ, यहां ऐसे बैठो। आप देखिए धीरे धीरे आपको जीवन जीने का आनंद शुरू होगा। आनंद अगर शुरू होगा तो आप उसकी गुलामी में से बाहर आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for sharing such light-hearted mantra of digital fasting to tackle challenging situations in such an easy manner. माननीय प्रधानमंत्री जी, हिमालय पर्वतमाला में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यूनियन टेरिटरी जम्मू से निदा हमसे आभासी माध्यम से जुड़ रही हैं एवं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। निदा, अपना प्रश्न पूछे। Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. I am Nida of class 10th from Government Model High Secondary School, Sujwa, Jammu. Sir, my question is, when we work hard but do not get the desired result, then how can we put that stress in a positive direction? Respected Sir, have you ever been through such a situation? Thank you. धन्यवाद निदा। माननीय प्रधानमंत्री जी, भगवान कृष्ण के उपदेश की भूमि, खेल जगत में ख्याति प्राप्त नीरज चोपड़ा जैसे विख्यात खिलाड़ियों के प्रदेश हरियाणा के पलवल से प्रशांत आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। प्रशांत, कृपया अपना प्रश्न पूछे। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत है। मैं शहीद नायक राजेंद्र सिंह राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हथीन, जिला पलवल, हरियाणा के कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय का छात्र हूं। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि तनाव परीक्षा के परिणामों को किस तरह प्रभावित करता है। मैं इसमें आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं। धन्यवाद श्रीमान। धन्यवाद प्रशांत। माननीय प्रधानमंत्री जी, निदा और प्रशांत की तरह देश भर के करोड़ों छात्र आपसे परीक्षा परिणाम पर तनाव का प्रभाव इस विषय पर मार्गदर्शन चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए, परीक्षा के जो परिणाम आते हैं उसके बाद जो तनाव है उसका मूल कारण, एक तो हमने परीक्षा देकर के जब घर आए तो घर के लोगों को ऐसे पाठ पढ़ाए कि मेरा तो शानदार पेपर गया है, मेरा तो बिल्कुल 90 तो पक्का है और बहुत अच्छा करके आया हूं। तो घर के लोगों का एक मन बन जाता है और हमको भी लगता है कि वो गाली खानी है तो महीने भर के बाद खाएंगे, अभी तो बता दो उनको। और उसका परिणाम ये आता है
कि वैकेशन का जो टाइम होता है, परिवार ने मान लिया होता है कि तुम सच बोल रहे हो और तुम अच्छा रिजल्ट लाने ही वाले हो, ऐसा मान लेते हैं। वो अपने दोस्तों को बताना शुरू कर देते हैं, नहीं इस बार तो बहुत अच्छा किया उसने और बहुत मेहनत करता था, अरे कभी खेलने नहीं जाता था, कभी रिश्तेदार के यहाँ शादी, वो अपना जोड़ते रहते हैं जैसा मेरा बड़ा बड़ा। और एग्जाम का रिजल्ट आने तक तो उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया होता है कि बस ये तो फर्स्ट सेकंड के पीछे रहेगा ही नहीं। और जब रिजल्ट आता है 40-45 मार्क, फिर तूफान खड़ा हो जाता है। और इसलिए पहली बात है कि हम सच्चाई से मुकाबला करने की आदत छोड़नी नहीं चाहिए। हम कितने दिन तक झूठ के सहारे जी सकते हैं? स्वीकार करना चाहिए, हाँ मैं आज गया लेकिन मैं एग्जाम ठीक से नहीं गई मेरी, मैंने कोशिश की थी, अच्छा नहीं हुआ। अगर पहले से ही आप कह देंगे और मान लीजिए 5 मार्क ज्यादा आ गए, तो आपने देखा होगा घर में तनाव नहीं होगा। वो कहेंगे अरे तू तो कहता था बहुत खराब गया, तुम तो अच्छे मार्क लेके आए हो। स्टैंडर्ड वो जो मानदंड है ना, वो सेट हो जाता है, उससे अच्छा दिखता है। इसलिए आपको दूसरा है तनाव का कारण, आपके दिमाग में आपके दोस्त भरे रहते हैं। वो ऐसा करता है तो मैं ऐसा करूंगा, वो ऐसा करता है तो मैं ऐसा करूंगा। क्लास में कोई बहुत ही होनहार बच्चा होता है, हम भी होनहार होते हैं, 19-20 का फर्क होता है। दिन रात हम उस कंपटीशन के भाव में जीते हैं। तनाव का ये भी एक कारण होता है। हम अपने लिए जिए, अपने में जिए, अपनों से सीखते हुए जिए। सीखना सबसे चाहिए, लेकिन अपने भीतर के सामर्थ्य पर बल देना चाहिए। अगर ये हम करते हैं तो तनाव से मुक्ति की संभावनाएं बढ़ जाती है। धन्यवाद।